चंदनपुर नाम के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। वह साधारण परिवार से था और खेती ही उसकी आजीविका का मुख्य साधन थी। रमेश के पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वह उसे अपनी मेहनत और लगन से उपजाऊ बनाए रखने में पूरी ताकत झोंक देता था। रमेश का मानना था कि मेहनत और सही सोच के साथ कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। रमेश रोज सुबह जल्दी उठा करता था और खेतों में काम करने जाया करता। रमेश अपने खेत के अलावा भी मुखिया जी के वहां काम करने जाया करता था। फिर वहीं से काम खत्म होने के बाद अपने खेतों में जाता और वहीं अपना दिन गुजारा करता और शाम होते ही अपने घर लौट आता। रमेश अपने खेत में कठिन मेहनत किया करता था और सुबह का भोजन खेत पर ही किया करता था। अजी सुनते हो, भाग्यवान भोजन कर लीजिए। मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ। हाँ भाग्यवान, अभी भोजन करता हूँ। मैं उधर मेढ़ पर आता हूँ, जोरों से भूख लग रही है। आज तो मजा आ गया भोजन करके। खीर तो बहुत ही अच्छी बनी है, पेट भी भर गया है। अब थोड़ी देर यही आराम करूंगा, फिर ही काम करता हूँ। काम करने के बाद भोजन करने का आनंद ही अलग होता है। ठीक है ठीक है, मैं खेत से सब्जियां ले लेती हूँ। अभी तो सब्जियां बेचने के लिए भी ले जाना है। आप जल्द ही शाम को घर लौट आना। हाँ बिल्कुल, थोड़ा काम और रहा है, फिर शाम को घर लौट आता हूँ। इसी तरह सावित्री रोज रमेश का भोजन लेकर आया करती थी और खेत से ताजा ताजा सब्जियां बेचने के लिए ले जाया करती थी। सावित्री गांव के पास सब्जियां बेचने जाया करती थी। सभी चंदनपुर वासी सावित्री से सब्जियां खरीदा करते थे। सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो। फल और सब्जी ले लो, हरी हरी सब्जी ले लो। कैसी हो सावित्री बहन, और रमेश भाई कैसे हैं? रमेश भाई मुखिया जी के वहां काम करने जा रहे होंगे ना? मैं 2-3 दिन से वहां नहीं जा रहा हूं। वो मेरे खेतों में थोड़ा ज्यादा काम आ पड़ा है। हाँ, मैं ठीक हूँ। और वे भी ठीक है। वे सुबह सुबह मुखिया जी के वहां जाया करते और दोपहर को हमारे खेत में चले जाया करते, और मैं सब्जियां ले आया करती हूँ। अच्छा ठीक है, वो 1 किलो टमाटर और 1 किलो कद्दू लेकर जाना है। रुको बिरजू भैया, अभी देती हूँ। रमेश रोज अपने खेत पर जाने से पहले मुखिया जी के खेतों में काम करने के लिए जाया करता था। रमेश एक मेहनती और ईमानदार किसान था। सब उसकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ किया करते थे। मुखिया जी दूसरे गांव जाते तो रमेश को बोलकर जाते। सुनो बेटा रमेश, मैं 1-2 दिन के लिए बाहर गांव जा रहा हूं, तो सब काम तुम अच्छे से संभाल लेना। सभी आदमी से पहले तुम सुबह चले जाया करोगे। चिंता वाली कोई बात नहीं है मुखिया जी। आप आराम से बाहर गांव के लिए निकल सकते हो। मैं सब काम संभाल लूंगा और सुबह सूरज उदय होते ही खेत के लिए निकल जाऊंगा। ऐसे ही दिन गुजरते गए, सब खुश थे। चंदनपुर वासी फसल की सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर रहा करते थे। उन दिनों चंदनपुर में सूखा पड़ गया था और सबको सिंचाई के लिए पानी की जरूरत आ रही थी, और फिर चंदनपुर वासी बारिश के आने के इंतजार में रहते थे। रमेश भाई, बारिश नहीं आने के कारण फसल के सूखने का खतरा बढ़ रहा है। पूरे चंदनपुर वासी बारिश को लेकर परेशान हैं। लगता है हमको बारिश आने तक रुकना होगा। हमको अगली बारिश का आने का इंतजार तो करना ही होगा, लेकिन जब तक हमें हाथ पर हाथ रखे बैठना नहीं चाहिए। शायद अगली बारिश साल की अंतिम बारिश हो, फिर यही समस्या पूरे साल के लिए नहीं आ जाए। इसके लिए हमें बारिश के पानी को बचाए रखने के लिए कुछ उपाय सोचना होगा। अगली सुबह होते ही रमेश अपनी पत्नी सावित्री से कहता है। सूखे की समस्या से पूरे गांव वाले परेशान हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगली बरसात होने से पहले हमें पूरे साल की सिंचाई के लिए पानी को लंबे समय तक बचाए रखने के लिए कुछ उपाय सोचकर रखना होगा। भाग्यवान, मुझे लगता है आपको सिंचाई की सही तकनीकी सीखने के लिए दूसरे गांव जाना चाहिए। भाग्यवान, मुझे भी लगता है कि मुझे बाहर गांव जाना चाहिए। मैं अपने मित्र मदन लाल के गांव मोतीपुर जाता हूं। इसी बहाने मदन लाल से मिल भी आऊंगा। तो फिर मैं अभी ही मोतीपुर के लिए निकलता हूं। अच्छा ठीक है, आप अभी मोतीपुर जा रहे हो तो
लेकिन शाम होते होते घर जल्दी लौट आना। इतना कहकर वह मोतीपुर के लिए रवाना हो जाता है। रमेश अपने मित्र मदन लाल के गांव मोतीपुर पहुंच जाता है। कैसे हो भाई रमेश? और सावित्री भाभी कैसी है? बहुत दिन हो गया तुमको मोतीपुर आए। मदन, मैं ठीक हूं और तुम्हारी भाभी भी ठीक है। चंदनपुर में काम बहुत था। मैं काम में उलझा हुआ था, इसलिए तुमसे मिलना नहीं हो पाया। तुम इतनी दूर से चलकर आए हो, आओ वहां बैठते हैं। चंदनपुर वासी कैसे हैं और फसल कैसी है? भाई मदन, आप तो जानते हैं कि इन दिनों बारिश नहीं हो रही है और चंदनपुर में सिंचाई के लिए बारिश होना जरूरी है। और सिंचाई नहीं होने के कारण फसलें सूखी जा रही हैं और हमें अगली बारिश होने का इंतजार है। बारिश कम होने की वजह से अगली फसल की सिंचाई के लिए पानी नहीं रहेगा। ऐसे ही रहा तो पूरे साल चंदनपुर वासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। फसल की सिंचाई के लिए खेतों के पास तुम्हें एक छोटा तालाब बनाना पड़ेगा। यह तालाब तब काम आएगा जब बारिश नहीं होगी। तुम्हें यह तालाब जल्द से जल्द बारिश होने से पहले 2-3 दिन में बनाना पड़ेगा और उस तालाब के पास एक कुआं भी बनाना चाहिए, जिससे कुएं में पानी का भराव रहेगा। तालाब में पानी खत्म होने के बाद यह कुआं सिंचाई के काम आएगा। मैं तुम कहोगे जैसा ही करूंगा। मैं गांव जाकर कल ही तालाब बनाने का काम शुरू कराता हूं। फिर रमेश अपने गांव चंदनपुर लौटकर वैसा ही करता है जैसा उसके मित्र मदन लाल ने कहा था। उसने बारिश के पानी को संचित करने के लिए एक छोटा तालाब बनाया। फसल को बेहतर बनाने के लिए उसने जैविक खाद का प्रयोग शुरू किया और तालाब के साथ उसने कुएं की खुदाई चालू कर दी। वह रोज थोड़ा थोड़ा कुआं खोदता। कुछ दिनों बाद बारिश हो गई और खोदा हुआ तालाब बारिश के पानी से पूरी तरह से भर गया था और उसके पास का खोदा हुआ कुआं भी पानी से भर गया था। अब रमेश बहुत खुश था। रमेश की मेहनत रंग लाई। उसके खेतों में पहली बार इतनी अच्छी फसल हुई कि वह अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद बाजार में भी अनाज बेच सका। रमेश की सफलता की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। गांव के लोग उसकी मेहनत और नई सोच की तारीफ करने लगे और पूरा गांव उसके कुएं से पानी लिया करते। रमेश के पास अब पैसों की कोई कमी नहीं रही। अब वह अपना जीवन खुशी से बिताने लगा। रमेश की सफलता ने अन्य किसानों को भी प्रेरित किया। उन्होंने रमेश से खेती के नए तरीके सीखे और अपने खेतों में प्रयोग करना शुरू किया। धीरे धीरे पूरा गांव कृषि के क्षेत्र में उन्नति करने लगा। रमेश न केवल अपनी मेहनत से सफल हुआ, बल्कि उसने पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। एक दिन रमेश अपने घर आया और अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, अब सिंचाई के लिए पानी की समस्या खत्म हो गई। मुझे लगता है कि इन पैसों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। इन पैसों से जमीन खरीदी जा सकती है, तो हम जमीन खरीदते हैं और उसी पर खेती करेंगे और गांव के सभी मजदूर आदमियों को भी काम देंगे। भाग्यवान, मुझे लगता है कि इस बारे में आपको गांव के मुखिया जी से बात कर लेनी चाहिए। तो मैं अभी मुखिया जी के पास जाता हूँ। इतना कहकर रमेश मुखिया जी के पास जाता है। प्रणाम मुखिया जी। आओ रमेश बेटा, तुमने तो गांव में तालाब बनाकर बहुत अच्छा काम कर दिया। बोलो कैसे आना हुआ? मुझे जमीन खरीदना था तो मैं आपके पास चला आया। मुझे भी मेरी आधी जमीन बेचनी थी। तुम जमीन खरीदना चाहो तो मेरी खरीद सकते हो। क्या तुम मेरी जमीन खरीदने को तैयार हो? क्यों नहीं मुखिया जी, मैं आपको मना थोड़ी कर सकता हूँ। इसी तरह रमेश मुखिया जी की आधी जमीन खरीद लेता है और उस जमीन पर खेती किया करता। गांव के मजदूर आदमी भी रमेश के खेत में काम करने आया करने लगे। रमेश गांव के सभी मजदूर आदमियों के पैसे भी समय से दे देता था। अब गांव के सभी आदमी रमेश को मुखिया जी की तरह मानने लगे थे। रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, लगन और नई सोच से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है।
चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, अगर हम हार न माने और अपने काम पर विश्वास रखें, तो सफलता निश्चित है।